चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। चलो बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो डायग्राम है खैर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर एनसीईआरटी के पन्ने पलट के देखे होगे तो तुम इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे होगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है। पहली बात, अ पेयर ऑफ ओवरी, जो तुम्हें इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। पेयर ऑफ ओवरी 1 2, इनको पेयर बोल दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास है यूट्रस, ये यूट्रिन की कैविटी यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक। इस यूट्रस की वॉल लेयर्स देखो जरा, ये पूरा यूट्रस का पार्ट है, इसमें देखो जरा। आउटर वॉल लेयर का क्या नाम है, पेरीमेट्रियम। उसके बाद मिडिल लेयर का क्या नाम है, मियोमेट्रियम। उसके बाद थर्ड लेयर का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम और मियोमेट्रियम जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। बट पीरियोडिकली चेंजेस आते रहते हैं किसमें, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स को थिक करते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, यानी कि मेंस्ट्रुअल लेवल के स्टार्टिंग में। मंथ का स्टार्टिंग गलत बोल दिया मैंने, मेंस्ट्रुअल लेवल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड तक इस थिकनिंग को वापस से डिग्रेड कर देते हैं। जितना कुछ बनाया उसे वापस से डिग्रेड करो, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि ये लेयर्स इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायग्राम आ सकता है, वहाँ पे लिख दें ये ए है, ये बी है, ये सी है, बताओ। ये यहीं से 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि यूट्रस की वॉल लेयर्स का नाम बता दो। 3 वॉल लेयर है, पेरीमेट्रियम, मियोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इनमें से कौन से वाले में पीरियोडिकल चेंजेस होते रहते हैं, एंडोमेट्रियम में, ठीक। यहाँ पे बात खत्म हुई। नेक्स्ट, यहाँ आया वेजाइना, ये वेजाइना वाला पोर्शन। फिर यहाँ है सर्विकल कैनाल, सर्वेक्स। फिर ये यूट्रस की वॉल आ गई, इधर आ जाओ। ओवरी है, ओवरी से रिलीज होता है क्या, ओवम, यानी कि फीमेल गैमीट। इस फीमेल गैमीट को कैच करते हैं कौन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, फिम्ब्रे, ठीक। इन फिम्ब्रे ने इस ओवम को कैच कर लिया, करके फिर उसको पास ऑन किया किसके पास, इनफिंडाइबुलम के पास। इनफिंडाइबुलम से वो मूव करते हुए जा रहा है किसके पास, एम्प्यूला के पास। इस वाले एरिया का नाम, इस वाले जोन का नाम क्या है, एम्प्यूला। उसके बाद वो पहुंच गया कहाँ पे, इस्थमस जंक्शन के आसपास। तो इस वाले पोर्शन पे वो आगे रुक गया। कौन, फीमेल गैमेट, कौन था, ओवम। तो ये ओवम यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी से, फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन पे जाके ये रुक गया है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं कौन कौन से, इनफिंडाइबुलम, इम्फिम्ब्रे भी, फिम्ब्रे, इनफिंडाइबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ये सारे पार्ट्स किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के। तो देखो दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब नजर आएगी, लेफ्ट एंड राइट। फेलोपियन ट्यूब यहाँ भी है और फेलोपियन ट्यूब यहाँ भी है, ये कि इसको क्या बोलते हैं, डक्ट। तो इसके पास डक्ट भी है, वो भी किसमें, पेयर में। इसी डक्ट को क्या बोल रहे हैं हम, फेलोपियन ट्यूब, या इसी को बोलते हैं ओवी डक्ट, ठीक। इसके बाद इसमें यूट्रस भी है, इसके पास वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की तरह जो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सिस्टम्स। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या बनी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेनी चाहिए। फर्स्ट तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ओवम करता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इस वाले जंक्शन का क्या नाम है, जिसको बोलते हैं एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ ओवम आके बैठ जाता है जहाँ पर फिर स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। ये लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी है कि भाई वो कौन सा वाला लोकेशन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। आंसर में फेलोपियन ट्यूब लिखोगे तो वो भी ठीक ही है, बट आप प्रिसाइज आंसर लिखो तो आपको लिखना चाहिए एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, वो वाला पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक ये क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होती है। एक क्वेश्चन ये हो गया कि फंक्शन, फिम्ब्रे का फंक्शन बता दो। नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ या वॉल लेयर्स ऑफ यूट्रस, इनमें से कौन से वाली लेयर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, पीरियोडिकल चेंजेस, एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगनिंग में बनेगी और उसके एंडिंग में इसको वापस से डिग्रेड कर देंगे,
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टार्टिंग जो नेक्स्ट वाले पोर्शन की कर रहे हैं उसमें फोकस करेंगे किस पे, इस ओवरी पे, इस ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेस पे। यहाँ से ओवम बना है ना, तो ये ओवम कैसे बना है, तो बेसिकली हम आगे पढ़ने जा रहे हैं किसको, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, इसी को हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis की डेफिनेशन कर लें फिर सबसे पहले। oogenesis किसको बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, कौन है वो, ओवम, इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस है वो होता कैसे पता है, फीमेल के अंदर, हमने मेल का भी कवर कर रखा है गैमेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है वो मेल के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स है। कई सारे डिजीजेस ऐसे हैं जो मदर की एज से रिलेटेड है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, कहते हैं कि मदर की एज से रिलेटेड है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, कि अगर मदर की एज 40 से अबव जाती है तो डाउन सिंड्रोम, उसके बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि डाउन सिंड्रोम सम हाउ या एनी हाउ रिलेटेड हो गया है किससे, मदर की एज से। कैसे हो गया वो सब तो जेनेटिक्स का पोर्शन है। तो मदर की एज से कैसे हुआ उसका हिंट तो मैं इस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, अभी सुनते जाना। देखो कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है। एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है। मैं कुछ कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। ठीक, ओके, वो भी है, चलो जो भी है। इसके अंदर जो फीटस है ना, इसके वम में जो फीटस है वो फीटस फीमेल है। तो जब ये फीटस है, यानी ये जो इसका बच्चा है, अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, तो तब तक ये फीमेल है, तो इसके पास ओवरीज बन चुके हैं। इसके पास ओवरीज बन चुके हैं। तो इसके बर्थ से पहले ही इस फीमेल चाइल्ड के अंदर, इसके ओवरीज के अंदर कुछ सेल्स तैयार हो जाते हैं जो बाद में जाके गैमीट बनाएंगे, जिनको हम बोलते हैं ऊगोनिया, यानी कि गैमीट मदर सेल। तो इस क्या लिखूं यहाँ पे, ऐसे लिख दूं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम oogenesis। अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलियंस ऑफ oogonia आर प्रेजेंट। ठीक, आगे देखो। ठीक है, अब क्या होगा कि जितने उगोनिया इसके अंदर अब बन चुके हैं, जब ये अपनी मदर के वम में, अभी इसका बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, जितने उगोनिया अभी बन चुके हैं उतने ही रहेंगे। जब इसका बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद कोई नया उगोनिया नहीं बनने वाला। ठीक है, आगे चलो। अभी भी इसका बर्थ नहीं हुआ, उगोनिया ने अपना प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया। कौन सा स्टार्ट, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट किया कि ये जो उगोनिया है, ये सारे के सारे उगोनिया एंटर कर जाते हैं मियोसिस साइकिल में। तो एंटर्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट। अब अगर मैंने प्रोफेज फर्स्ट लिखा है तो यहाँ से कंफर्म है कि माइटोसिस तो जा नहीं रहे, मियोसिस जा रहे हैं, क्योंकि माइटोसिस के अंदर तो प्रोफेज, सिर्फ प्रोफेज होता है। प्रोफेज फर्स्ट और सेकंड जैसा तो वहाँ पे कुछ नहीं है। प्रोफेज फर्स्ट जो एक इवेंट है वो किसका इवेंट होता है, मियोसिस का। तो यहाँ पे लिख भी दो कि एंटर्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मेयोटिक डिवीजन। चला गया ये। अब ये इसी वाले स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट यानी कि अब ये इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं कर रहे। तो अभी उसका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उगोनिया बन गया, उगोनिया ने प्रोफेस फर्स्ट कर लिया। प्रोफेस फर्स्ट करते ही इन उगोनिया का नाम चेंज हो जाएगा और अब हम इनको बोलेंगे नाउ दीज उगोनिया आर कॉल्ड एज, इनको हम बोलेंगे फिर प्राइमरी oocyte। इनकी प्लॉइडी लेवल देखें हमने ना, मेल वाले में भी प्लॉइडी लेवल डिस्कस करी थी, तो यहाँ भी देखो अभी सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट में एंटर किया है। तो यहाँ उगोनिया कैसा था, डिप्लॉइड।
तो प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करने के बाद बनाए प्राइमरी oocyte, ये भी कैसा रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उसको कहने लग जाओगे कि हाँ अब हेप्लॉइड वाली कंडीशन आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी भी उसका बर्थ नहीं हुआ, लेकिन प्राइमरी oocyte ने अपने अंदर थोड़ा सा और चेंज किया। चेंज किया क्या कि जो प्राइमरी oocyte बने हैं, इन प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर चढ़ जाएगी सेल्स की, अ लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे बन जाएगी, जिसको हम बोलने लगेंगे क्या, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ये ग्रेन्युलोसा की एक लेयर यहाँ बन गई है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। दैट मीन्स इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ठीक, तो प्राइमरी oocyte कवर अप हो जाता है विद अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और अब इसी स्ट्रक्चर का नाम देखो, ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ ये लेयर जब आ गई है ग्रेनुलोसा की, तो प्राइमरी oocyte विद ग्रेनुलोसा सेल, इसको हम बोलने लग जाएंगे क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, तो लिखो, दिस प्राइमरी oocyte get covered with a layer of granulosa cells and called as प्राइमरी फॉलिकल, और इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलने लग जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल यहाँ तक बन गया। अब ये वाला सारा काम खत्म हो गया कब, जब उसका जन्म नहीं हुआ है। अब यहाँ तक इसको रोक दो, अरेस्ट पे ले जाओ। ठीक, अरेस्ट कर दो इन सारी चीज़ों का, इधर ही। अब हो जाएगा उसका बर्थ। तो अभी तक मैंने क्या लिखा हुआ था, ये सब कहाँ चल रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। अब कराते हैं उसका बर्थ। तब उसी फीमेल का, यानी उस लेडी जो प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर जो फीटस था, फिर वो डेवलप हो गया, बेबी में कन्वर्ट हो गया, अब वो बेबी का बर्थ हो गया। तो आफ्टर बर्थ, तो पहले तो बर्थ के टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यानी उसकी ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे हो गया है बर्थ। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी यानी कि जब उसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगी, प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई फीमेल इंडिविजुअल है, उसके अंदर क्या है, ओवरीज हैं, उन ओवरीज के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, उन ओवरीज के अंदर कुछ चेंजेस हुए, यहाँ ओवरी यहाँ ओवरी, इन ओवरीज के अंदर कुछ चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए कि यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte के बाद यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बन गया, अब उसका बर्थ हो जाता है। फिर बर्थ से लेके वो प्यूबर्टी तक जाती है, तो कई सारे ईयर्स उसकी लाइफ के वहाँ पे इन्वेस्ट हो जा रहे हैं। फिर जैसे ही वो प्यूबर्टी तक जा रही है, तब तक क्या हो रहा है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल यहाँ से डीजनरेट होते जा रहे हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल टूटते चले जा रहे हैं। ठीक है, कब, जब उसका बर्थ हुआ, और बर्थ से लेके कब तक, प्यूबर्टी तक। ठीक, आगे चलो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्यूबर्टी तक आते आते, मोस्ट ऑफ लिखूँ या मैनी लिखूँ, मैनी लिख देती हूँ। ठीक है, या लिखती हूँ large number of primary follicle degenerate। तो जब उसके अंदर प्राइमरी oocyte थे, फर्स्ट जो प्राइमरी oocyte रहे थे, तब वो मिलियंस थे, 2 मिलियन के आसपास। और अब जब प्यूबर्टी स्ट्राइक कर गई है, तब तक उसके अंदर 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। ठीक, यानी आधे से ज़्यादा डीजनरेट हो गए, बहुत सारे डीजनरेट हो गए। अब आ जाती है प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी यानी कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर स्टार्ट होने चालू हो जाएगी, उसके अंदर गैमीट बनने चालू हो जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं। तो प्यूबर्टी में उस वाले पीरियड की बात कर रहे हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो अगेन, जैसे कि मेल में गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे हुआ था कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड है, इस हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए थे क्या, GnRH। फुल फॉर्म तुम लोगों को याद हो गई होगी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
मेल में भी ये आया था, फीमेल में भी ये आ रहा है, और ये जाके एक्ट करता है किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके कहने पे रिलीज करती है क्या, LH एंड FSH। ये कहाँ पर है, ब्रेन में। ओके, यहाँ ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ब्रेन में पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ से फिर निकल के ये ट्रेवल करते हुए जाएंगे कहाँ तक, ओवरीज के पास तक। अब ओवरीज में ये LH एंड FSH जाके एक्ट करते हैं किस पे, ये दोनों एक्ट करते हैं किस पे, प्राइमरी फॉलिकल पे। तो लिखूं, दे एक्ट ऑन प्राइमरी फॉलिकल्स। और इस ओवरी के अंदर इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल हैं, कितने, 60 से 80 हज़ार इसके अंदर प्रेजेंट है। उनमें से किसी एक को चूज करते हैं कि भाई तुम, इतने सारों में से तुम अपना डिवीजन स्टार्ट करो। तो ये कहाँ पे अटका पड़ा था अभी तक, प्रोफेज फर्स्ट तक में अटका पड़ा था, मियोसिस फर्स्ट के। कब, जब से उसका बर्थ हुआ है और प्यूबर्टी तक, इतने साल हो गए हैं इस चीज़ को। अगर प्यूबर्टी स्ट्राइक कर रही है 16 की एज पे, तो 16 साल हो चुके हैं, और 16 साल से वो प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज पर ही अटका पड़ा है। ठीक, अब LHFSH आ गए हैं, उन्होंने किसी एक को अपना टारगेट बनाया कि भाई तुम अपना काम शुरू करो, तो अब वो अपने मियोसिस के साइकिल को ही तो स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो FSH और LH ने मिलके प्राइमरी फॉलिकल पे एक्ट किया है, और एक्ट करके उनमें स्टिमुलेट कराइए क्या, मियोसिस। दे स्टिमुलेट मियोसिस इन प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, चलिए फिर पहुंचते हैं। तो अब जरा ओवरी पे नजर डालें। इधर मैं ओवरी बना देती हूँ, साथ साथ लिखते भी जाऊंगी। इस ओवरी के अंदर पहले तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो होंगी ही, ऑब्वियस है, ऑर्गन है तो वहाँ पे ब्लड वेसल तो जाएगी ही। आपको तो पता ही होगा कि ब्लड वेसल के थ्रू ही ऑक्सीजन और खाना किसी भी टिश्यूज़ के पास तक पहुँचता है। न्यूट्रिशन जाना है तो भी ब्लड के थ्रू जाएगा, ऑक्सीजन जाना है तो भी ब्लड के थ्रू जाएगा। तो अब इस ओवरी के अंदर बहुत सारे कौन हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। LH और FSH ने आके एक्ट किया और किसी एक को चूज किया, फॉर एग्जांपल इस वाले को चूज किया। तो ये क्या है, प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ क्या थे, ग्रेन्युलोसा की सेल्स। तो ये बन गया था क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ये फिर अपने चारों तरफ डेवलप करवाएगा। ये फर्स्ट लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा तो इसमें है ही, इसके चारों तरफ अब एक और लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा आ जाएगी, सेकेंड लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा इसके ऊपर आ गई। तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम बन जाएगा क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो क्या लिखूं, प्राइमरी फॉलिकल get enveloped by another layer of granulosa cells and forms secondary follicle। और अब इसने सेकेंडरी फॉलिकल बना दिया। ठीक है, बहुत ही जल्दी ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टर्शरी फॉलिकल में। इसके बाद ये टर्शरी फॉलिकल, तो टर्शरी फॉलिकल का मीनिंग, अब इसके अंदर क्या आ जाएगी, मतलब इसके बाहर क्या आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी ग्रेन्युलोसा की। तो फर्स्ट लेयर आई थी तो इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंड लेयर आई तो इसका नाम सेकेंडरी फॉलिकल था। अब तुमने एक और लेयर इसके साथ में मंगवा दिए, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बनते ही इसके अंदर यहाँ पर एक कैविटी बनना चालू हो जाएगी, कैविटी जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा रहता है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, एंट्रम। ठीक, किसके अंदर प्रेजेंट हुआ है ये बना है किसमें, टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर वैसे है क्या, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है कौन, ये है प्राइमरी oocyte। भाई ये प्राइमरी oocyte ही तो था, ये प्राइमरी oocyte ही तो है।
प्राइमरी oocyte ही तो है। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ लेयर्स आती जा रही है, लेयर्स आती जा रही है, उसी स्ट्रक्चर का नाम चेंज होते जा रहा है। पहले उसका नाम प्राइमरी फॉलिकल था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, अब उसका नाम चेंज होकर पड़ गया क्या, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बनते ही उसमें एक चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि उसके अंदर एक कैविटी भी आ गई। इसका नाम भी लिख दूं, ये है टर्शरी फॉलिकल। तो यहाँ लिखूं, सून इट गेट transformed into tertiary follicle with a with a fluid filled cavity called antrum, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये करेगा अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि एक सेल है, पहले ये एक सेल एक से दो बनाएगी, ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। फिर ये एक से दो बनाएगी, ये वाली एक से दो बनाएगी, और ये हो गया क्या, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड जब तक खत्म होगा, एक सेल से हमें टोटल कितने मिल जाएंगे, 4 सेल मिल जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सेल्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। कब, जब हमारा मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम क्या कंप्लीट करा रहे हैं, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, मियोसिस फर्स्ट जब आप कंप्लीट करा रहे हो तो डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है कि ये एक सेल है, इसको बीच से आप डिवाइड करो। मैं एक सेकेंड कलर चेंज करूँ, कौन सा कलर ले लूँ, रेड ले लूँ। इसको नहीं, यहाँ से आप डिवाइड, ऐसे डिवाइड कर रहे हो, बीच से काट रहे हो, तो जब ये कट जा रही है तभी तो ये दो हिस्से हो जा रहे हैं। इसके एक हिस्सा ये वाला जो ये वाली सेल बना रहा है, एक हिस्सा ये वाला जो ये वाली सेल बना रहा है। तो अगर ये डिवीजन हुआ इक्वेशनल डिवीजन, तो दोनों देखो दो अच्छे अच्छे सेल बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक। लेकिन एक और डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं अनइक्वेशनल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, कि एक तो बेचारा छोटा सा डिवीजन हुआ, एक बड़ा डिवीजन हुआ, तो बड़ा वाला डिवीजन तो बन गई एक सेल, और जो छोटा वाला डिवीजन हुआ ये बन गई एक पोलर बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन चलता है। अनइक्वल डिवीजन की वजह से ये डिवाइड करके बना देगा क्या, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte था तो ऑब्वियस है अब डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनाएगा, और साथ में ये फॉर्म करेगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि डिवीजन कैसा हुआ है, अनइक्वल। लिख दें जरा इस बात को, यहाँ लिखते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप आप भी लिखते जाना फ्लो चार्ट की फॉर्म में। आपके पास तो नोटबुक है, आप ऐसे लिखते जाओ, सारी चीज़ों को ऐसे लिखते जाओ, किसके बाद क्या होता जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ द प्राइमरी oocyte completes meiosis first with unequal division, और अनइक्वल डिवीजन के साथ ये फॉर्म करेगा क्या, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ लिखूँ, फॉर्मिंग सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जब फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई और ये सेकेंडरी oocyte बन गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अब ग्रेफियन फॉलिकल में। तो ग्रेफियन फॉलिकल का मीनिंग क्या है कि इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा क्यों करवा रहे हो, ये एंट्रम क्यों बनवाया है तुमने यहाँ पे, क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अभी देखते हैं सब कुछ। तो इसके अंदर अब प्रेजेंट है क्या, ये सेकेंडरी oocyte, और यहाँ लेयर्स कितनी है, वही 3 लेयर। फर्स्ट लेयर कौन थी, प्राइमरी लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा क्या बनाया था, प्राइमरी फॉलिकल। फिर सेकेंड लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स क्या बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर थर्ड लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल क्या बनाया, टर्शरी फॉलिकल। उसमें एंट्रम बन गया। एंट्रम अब थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छे से दिखने लग जाएगी, बहुत डेवलप हो जाएगी। और इसी टाइम पे इतना बड़ा साइज किया ना, साइज बड़ा करते जा रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो LH हार्मोन आ रहा है, वो LH हार्मोन कहाँ से आ रहा था, पिट्यूटरी से। कंटिन्यूस आ रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि एक बार निकला और बात खत्म हो गई। कंटिन्यूस पिट्यूटरी हार्मोन्स निकालते जा रही है। उसी ने जब वो कंटिन्यूस आते जा रहा है, तभी तो उसने पहले क्या बनाया, ये
प्राइमरी से सेकेंडरी बनवाया, फिर कॉन्टिन्यूस आते जा रहे हार्मोन तो उसने टर्शरी बनवाए, फिर उन्हीं LHFSH ने ये ग्रेफियन फॉलिकल बनवाया। अब ग्रेफियन फॉलिकल बनते बनते LH बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया, बहुत अमाउंट में रिलीज हो गया, तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है हो जाएगा रप्चर, टूट जाएगा, और एंट्रम का जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड यहाँ से निकल के इधर को गिरने लग जाएगा। तो इस फ्लूइड की वजह से ये जो अंदर सेकेंडरी oocyte है वो आसानी से मूव करते हुए बाहर निकल जाएगा, आसानी से मूव करते हुए बाहर निकलेगा तो रिलीज हो जाएगा। तो ये रिलीज हो गया कौन, सेकेंडरी oocyte, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवम। अच्छा, रिलीज होने से पहले ये एक काम और करता है कि ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये अपने चारों तरफ एक लेयर और बनाता है सेल्स की, किसकी, जोना प्लूसिडा लेयर। मैं अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, रोने मत चालू हो जाना। देखो, ये देखो, ये ओवरी बनाया, और यहाँ तक तुमने समझ लिया कि यहाँ ना ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है। तो ग्रेफियन फॉलिकल में अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte, साथ में यहाँ पे क्या है, एंट्रम। ओके, बाहर लेयर कौन सी है, ग्रेन्युलोसा की। बाहर जो लेयर है उनका नाम ग्रेन्युलोसा सेल्स है, तो उनकी लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। ये फर्स्ट लेयर हो गई, फिर ये बना दी मैंने सेकेंड लेयर, तो इसका नाम फिर सेकेंडरी फॉलिकल हो गया था। फिर ये बनाई मैंने थर्ड लेयर, तो इसका नाम फिर टर्शरी फॉलिकल हो गया था, जो डेवलप होके क्या बना दिया, जिसने ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये है सेकेंडरी oocyte, और साथ में कहीं पे पड़ी होगी कौन, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte फिर अपने चारों तरफ एक सेल्स की लेयर डेवलप कराता है, जिस लेयर को हम बोलते हैं क्या, जोना प्लूसिडा लेयर। ये जोना प्लूसिडा लेयर। फिर जब ये LH हार्मोन बहुत अपने पीक पे पहुंच गया, बहुत रिलीज हो गया, तब ये यहाँ से रिलीज हो गया कौन, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte को ही हमने क्या बोला है, ओवम। तो सेकेंडरी oocyte with a layer of zona pellucida get released after the rupture of Graafian follicle, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, जरा इस सबको मैं मिटा दूँ अब देखना जरा पीछे हमने राइट अप कहाँ तक कवर कर लिया, कि सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गए हैं किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं, नेक्स्ट स्टेप लिखूं, नाउ टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल develops into Graafian follicle and secondary oocyte develops a layer of zona pellucida around it। कर लिया इसने। When LH हार्मोन रीच इट्स पीक, जब ये अपने पीक पे पहुंचता है, इस पीक के पे पहुंचने को बोलते हैं हम LH सर्ज, कि LH सर्ज हो गया, वो अपनी पीक पे पहुंच गया। इट लीड्स टू, या इट रिजल्ट्स इन द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होते ही टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte को ये क्या बोला था, यही तो ओवम था जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, लिख दो यहीं पे ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। हो गया भैया, तुमसे पूछे ओव्यूलेशन किसको कहते हैं, डिफाइन कर दो, तो तुम यहाँ से डिफाइन कर देना, भैया ओव्यूलेशन इसको कहते हैं कि तुमने रिलीज करा दिया ये। ठीक, LH सर्ज किसको कहते हैं, LH सर्ज इसको कहते हैं कि जब LH हार्मोन अपने पीक लेवल पे पहुंच जाए। कब पहुंचता है ये पहुंचता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब 14th डे चल रहा होता है, तब ये अपने पीक पर पहुंच जाता है, और यहाँ से एक ओवम रिलीज करा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से रिलीज हो गया था क्या, ओवम। अब अगर सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, ध्यान देने वाली बात है, सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर तो बचा हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर,
ये पूरा स्ट्रक्चर जो किससे बना है, इन लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स से। ये सारा स्ट्रक्चर फिर पीछे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक नए स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ से ये बन गया क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ये कन्वर्ट हो गया किसमें अब, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर रिलीज करने लगेगा एक हार्मोन जिसका नाम है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन फिर भाग के जाएगा किसके पास, एंडोमेट्रियम के पास। पहुंचे जरा एंडोमेट्रियम, देखो जल्दी से, ये क्या एंडोमेट्रियम, हटाओ पहले ये सब क्या बना रखा है, देखो अब जल्दी से क्या हुआ। इसके अंदर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो गया है। ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से यहाँ से रिलीज हो चुका है ओवम, जिसको अब कैच कर लेगा ये फिम्ब्रे और उसको भेज देगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ बनाएगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन मूव करके जाएगा किसके पास, एंडोमेट्रियम के पास, और एंडोमेट्रियम की इस लाइनिंग को कर देगा थिक। थिक कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि इसको अंदर तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करके रखनी है कि क्या पता फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन होगा तो तुम्हें तो पता ही है कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है क्या, जाइगोट। जाइगोट फिर बड़ा होगा तो फिर वो बनाएगा मोरुला ब्लास्टुला, वही जाके तो बाद में फीटस वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ से मूव करता रहेगा जाइगोट आगे की तरफ, मोरुला बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा, फिर वो यहाँ जाके एम्बेडेड हो जाएगा इसमें, किसमें, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा तभी तो प्रेगनेंसी आएगी। ठीक है, तो इसको होल्ड करने के लिए बॉडी को लग रहा है ना, यूट्रस उसको, ओवरी को लग रहा है कि ना भाई हमने तो रिलीज कर दिया क्या, ओवम। अब हम तो रिलीज क्यों करते हैं, हम ये गैमेट क्यों बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के लिए बनाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो चलो यहाँ पे एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कि भाई ऊपर से यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास ब्लास्टुला आ जाएगा, उसको यहाँ पे पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखोगे तभी तो प्रेगनेंसी आगे तक कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो वो एनवायरमेंट बनाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही सिग्नल देगा किसको, एंडोमेट्रियम को। वो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। आओ दौड़ के वापस वहीं पे, कहाँ चल रहे थे हम लोग, यहाँ चल रहे थे। तो ओव्यूलेशन हो गया है, ओव्यूलेशन के बाद रिमेनिंग पोर्शन जो रहेगा वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो लिखें, द रिमेनिंग पोर्शन, the remaining portion of Graafian follicle get converted into किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है क्या, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज, रिलीज लिखो या सिक्रीट लिख दो यार, सिक्रीट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करवाने का काम करेगा ये। ठीक है, विच, या फिर यहाँ से विच छोड़ो, प्रोजेस्टेरॉन is essential to maintain the thickness of endometrium, जो किसके लिए जरूरी है, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया क्या, गैमेटोजेनेसिस किसका, फीमेल का। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में लिखने को आएगा तो भाई तुम सब कुछ लिख दो। तुम्हारा अगर 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ रहा है तो भी सब कुछ लिख दो, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तुम्हें 2-3 मिनट लग रहे हैं, बस 3 मिनट लगेंगे अगर तुमने बहुत अच्छे से रट्टा लगा रखा है इसका। तो समझने वाली चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन इवेंट्स तो तुम्हें मेमोराइज करने पड़ेंगे ना कि भैया इसके बाद ये वाला इवेंट होता है। तुम ये थोड़ी ना कर सकते हो कि भाई प्राइमरी फॉलिकल के बाद तुम डायरेक्टली लिख दो कि भाई प्राइमरी लिख दिया, अब मेरा दिल कर रहा है कि चलो अब प्राइमरी के बाद सीधे सीधे ग्राफीन बना देते हैं, ऐसा थोड़ी है। स्टेप वाइज तो करना पड़ेगा, उसके लिए तो मेमोराइज करना है ना। मेमोराइज कैसे होगा, रिविजन कर करके। ठीक है,
तो इसको सबको जल्दी से बाइंड अप करते हैं कि अगर तुम्हें गैमेटोजेनेसिस लिखने के लिए आ जाए तो तुम कैसे लिखोगे। लिखोगे कैसे कि सबसे पहले फीमेल के अंदर बिफोर बर्थ तैयार हो जाते हैं, ये सारे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें कि भैया बिफोर बर्थ उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। ठीक, फिर अब चलते हैं किस पे, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हमारे पास हार्मोन आ जाता है, कौन सा, जीएनआरएच, जो फिर जाके रिलीज करा देता है एलएच एंड एफएसएच। ये एलएच एफएसएच जाके एक्ट करते हैं किस पे, प्राइमरी फॉलिकल पे, और प्राइमरी फॉलिकल से फिर ये कन्वर्ट कराते हैं क्या क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से बनवाते हैं क्या, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से बनवाते हैं क्या, ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल का हो जाता है रप्चर, फिर वहां से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte। तो अब जब ये सब सारी बातें लिखोगे तो बीच बीच में तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा ना कि भाई अभी हम मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। मियोसिस फर्स्ट के बाद डिवीजन कैसा था, अनइक्वल डिवीजन था, जिसकी वजह से क्या बन गया था, सेकेंडरी oocyte बना था और साथ में यहाँ बनी थी फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये सब चीजें हो गई कवर अप, बस बात खत्म, गैमेटोजेनेसिस इसका खत्म हो गया। अब जल्दी से ना एक और चीज देख लेते हैं। एक ना डायग्राम आता है, या तो ड्रॉ करने के लिए आता है, या तो वो पहले से ड्रॉ करके मिलेगा आपको, ABC चीजें लिख दी जाएंगी और वो आपको फिर लेबलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो या तो ड्रॉ करने को आएगा कि आप ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर पूरे सीक्वेंसेस दिखा दो जिसमें आप प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte, इन इन चीज़ों को लेबल कर दो, वो लिख के देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है तो वो 6 चीज़ें आपसे लेबल करवा ले, ABCDEF, कौन कौन से, वो बोल दे भाई प्राइमरी फॉलिकल आप लेबल कर दो, आप टर्शरी फॉलिकल लेबल कर दो, ठीक है, आप ग्रेफियन फॉलिकल लेबल कर दो, आप सेकेंडरी oocyte लेबल कर दो, आप इसके अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम लेबल कर दो। ठीक है, और साथ में जब इतना कर दे तो सेकेंडरी oocyte भी कर दो, सेकेंडरी फॉलिकल सॉरी ये भी बना दो। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, उसमें बनाओगे कि देखो ये सारे कौन है, प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल है एक, इसने फिर ये 2 लेयर्स बना ली तो कौन बन गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल, फिर इसने 3 लेयर बना ली तो ये बन गया टर्सरी फॉलिकल। यहाँ देखो ये दिखा रखी है क्या, एंट्रम, और ये रेड कलर का नजर आ रहा है, ये कौन है, प्राइमरी oocyte, जो अभी बाद में टर्सरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में। अभी देखो एंट्रम कितना बड़ा सा हो गया, और यहाँ ये लेयर्स देखो कितने प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है, ये हो गया ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये कौन है इसके अंदर, सेकेंडरी oocyte, ये जो रिलीज हुआ है ये कौन है, ओवम, या फिर यही कौन है, सेकेंडरी oocyte। ये मैं 1 2 3 और डिग्री के साथ लिख दे रही हूँ, आप ये लिखने की गलती किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ये मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लिखने में टाइम थोड़ा कम जाए। बाकी ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, बाद में डिजनरेट होते जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, वो हम बाद में देखेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया क्या, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और साथ में हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ लिया है क्या, गैमेटोजेनेसिस ऑफ फीमेल। मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से उनको लगा पाओगे। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।